पापा मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो। वंशिका अपने पापा गगन जी से नाराज होते हुए बोली। लेकिन इससे पहले उसके पापा वो कुछ कहते, उसकी मम्मी मानसी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसी बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई है क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? मानसी कुछ आगे बोलने को हुई तो गगन जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले गगन जी वंशिका से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, वंशिका ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए वंशिका पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो हैं, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। गगन जी ने मानसी से कहा। माना कि जल्दी ही शादी करके वो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में ही रही है, जबकि सबसे ज़्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा अच्छा, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, शांति रखो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर गगन जी बिल्कुल चुप हो गए। यह देखकर मानसी जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी, जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई है, अपने आप को पता ही नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। गगन जी, मानसी, उनके दोनों जुड़वा बेटे अजय और विजय कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कस कर रहे थे। तभी वंशिका अंदर कमरे में आई और आते ही बोली, अरे, मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सेलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सेलेक्ट कर लेना, अजय और विजय ने हंसते हुए कहा। तभी वंशिका गगन जी से बोली, पापा, मुझे कौन सी कार दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार? भाई, कार वार तो हम नहीं दे रहे, विजय ने कहा। तो वंशिका बोली, मैं तो तुझसे बात ही नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे। तो वंशिका तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच में कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके वालों में कितना दम है। और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती, अजय ने कहा। अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कार चाहिए, बस वो दे दो मुझे। उसकी बात सुनकर मानसी जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों, सुमित के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे, या सुमित ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे, पर मुझे तो कार चाहिए, मेरा दहेज शानदार होना चाहिए, वंशिका ने कहा। तो मानसी जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी तुझे, बेवजह का नया स्यापा मत पाल। कार कोई 10-15 हजार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आए, मानसी जी ने समझाया। तो वंशिका बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर बनाया है।
मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा पैसा खर्च किया है। अपनी जबान को लगाम दे, बहुत ज्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे तो पढ़ने लिखने से ज्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद ने पढ़ाई नहीं की और अब इल्जाम हम पर लगा रही है। मानसी जी ने डांटा तो गगन जी बीच में ही वंशिका से बोले, देख बेटा, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार्ड देने की हमारी तो हैसियत नहीं है। गगन जी ने कहा। तब वंशिका नाराज हो गई और इतना कुछ सुना कर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो वंशिका कमरे से बाहर ही नहीं आई। मानसी जी ने वंशिका को आवाज दी तो वो अंदर कमरे से ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर मानसी जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींच कर एक चांटा वंशिका के गाल पर जड़ दें, पर गगन जी ने उन्हें रोक दिया और खुद कमरे में वंशिका को समझाने के लिए गए। वंशिका, इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार कोई सस्ती थोड़ी ना आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दें। क्यों पापा, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर ही रहूंगी। वंशिका ने तो बड़ी ही बेशर्मी से कहा, पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है, जरा सोच, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। गगन जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, पापा, भाइयों को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। आखिर बराबरी का जमाना है, तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। वंशिका हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे पहले से ही सब जवाब तैयार करके बैठी हो। गगन जी वंशिका की तरफ हैरानी से देख रहे थे, फिर पता नहीं कुछ सोच कर बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, अब तो खाना खा ले। उनकी बात सुनकर वंशिका खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहां देखकर मानसी जी ने इशारे से गगन जी से पूछा, पर गगन जी ने उस समय चुप रहने का इशारा किया। पर वहां वंशिका और गगन जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर वंशिका की खुशी देखकर लग रहा था कि गगन जी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। बस इसीलिए मानसी जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खैर, वंशिका खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब मानसी जी ने पूछा, सच सच बताइए, आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए। गगन जी ने मानसी जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो गए हो। अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसके उल जुलूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी। मानसी जी बिगड़ते हुए बोली। तब गगन जी बोले, जब वो समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। गगन जी ने कहा। तो मानसी जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो जी। माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। गगन जी ने कहा।
तो मानसी जी ने उदास होते हुए कहा, पर कैसे, क्या होगा? एजुकेशन लोन जा रहा है, घर के खर्चे, अभी बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, शादी के लिए ही कर्जा ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का खर्चा और। अरे, तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है, दिलाई तो नहीं है, पर तुम लोग मेरा साथ दो, तो वो खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। कैसे? गगन जी की बात सुनकर तीनों एक साथ बोल पड़े। गगन जी ने कहा, बस कल बताता हूँ। दूसरे दिन गगन जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए। सुबह के गए हुए वो शाम को घर पहुँचे। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता करके उन्होंने वंशिका को बुलाया। वंशिका बाहर आई तो गगन जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं लोन के बारे में पूछ कर आ गया हूँ और सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गया हूँ। बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। अब तेरी कार आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती है। गगन जी की बात सुनकर जहां वंशिका बहुत खुश हो गई, वहीं मानसी जी का चेहरा उतर गया। अजय विजय भी तब तक आ चुके थे। वो लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब वंशिका खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम कौन सी कार लेंगे? मैं ये नेट पर सर्च कर लेती हूँ। जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। तो फिर पापा कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर गगन जी बोले, अरे बेटा, रुक तो सही, कुछ फॉर्मेलिटीज भी तो हैं, तो कुछ पेपर्स भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे यह सब भूल ही गई। वैसे कब तक हो पाएगा? वंशिका ने गगन जी से सवाल किया। तो गगन जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा, बाकी सारे पेपर्स तो ठीक हैं, पर सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? वंशिका एकदम हैरान होती हुई बोली, अरे वंशिका, कार भी तभी फाइनेंस होगी ना जब तू कुछ पे कर पाएगी। बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होती है, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। गगन जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हो ना पापा, यह तो मेरी शादी का गिफ्ट है। वंशिका हैरान परेशान होते हुए बोली। तब गगन जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी भी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो यह गिफ्ट देने की हैसियत भी नहीं है, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मेरे दहेज में लगाओ। तो बेटा तुझे बता दूं कि इन दोनों की इंजीनियरिंग के लिए जो लोन लिया था उसकी किस्तें तुम्हारे भाई अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का जमाना है, हम तो बेटे बेटी में फर्क ही नहीं करते। पर पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वंशिका नाराज होते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता? बेटा, जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं सुमित जी से बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार गगन जी ने सख्ती से कहा। वंशिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहे तो कहे क्या। घर में कोई एक भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब पैर पटक लिए, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो सुमित से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इम्प्रेशन खराब हो गया
तो जिंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे। और यहाँ मायके में तो कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं है। धन्यवाद।